गरीब लड़की बनी बादलों की परी। ऊपर बादलों में बहुत सारी परियां रहती थी। वहां पर आज बहुत ही अच्छा दिन था। बादलों में नन्ही नन्ही परियां खेल रही थी और सभी बाकी परियां ऊपर से पृथ्वी लोक की हलचल देख रही थी। वहीं बादलों में एक छोटा सा घर था जहां पर एक परिवार रहता था। उस परिवार में बाल परी ने अभी अभी सिंड्रेला परी को जन्म दिया था, परंतु वो अभी इतनी खुश नहीं थी जितना उन्हें होना चाहिए था। क्या सच में हमें अपना बच्चा देना पड़ेगा? हाँ, हमें अपना बच्चा देना ही होगा। हमने दुष्ट चुड़ैल से वादा किया था और हमें ये वादा पूरा करना होगा। चुड़ैल माया बहुत ही दुष्ट जादूगरनी थी। वो हमेशा जरूरतमंद लोगों का फायदा उठाती थी और उनके साथ बड़े बड़े सौदे किया करती थी, तब जाकर उनकी मदद करती थी। चुड़ैल माया के पास हर चीज का तोड़ था। ऐसी ही एक दिन सिंड्रेला के पिता को कुछ पैसों की जरूरत थी। तब जादूगरनी माया ने उसकी मदद की थी। तब जादूगरनी माया ने सिंड्रेला के पिता से एक सौदा किया था कि जैसे ही वो अपने घर जाएगा, उसे जो भी वस्तु पीले रंग के कपड़ों में लिपटी हुई होगी वो उसे देनी होगी। जब सिंड्रेला के पिता अपने घर पहुंचते हैं तो वो देखता है कि सिंड्रेला एक पीले कपड़े में लिपटे हुए थी और बाल परी के हाथों में थी। ये देख सिंड्रेला के पिता हैरान हो जाते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता है। ये देखकर सिंड्रेला के पिता को लगता है कि अब सिंड्रेला को जादूगरनी माया को देना होगा, पर उस समय चुड़ैल माया किसी दौरे पर गई हुई थी। तभी मौके का फायदा उठाते हुए बाल परी सिंड्रेला परी को अपने से अलग होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो सिंड्रेला परी को पृथ्वीलोक पर एक गांव के राजा हरीश को दान करते हुए कहती है, राजा हरीश, हम जानते हैं कि आपको एक बेटी की बहुत चाहत है, इसलिए मैं आपको अपनी ये बेटी सौंपते हुए कहती हूँ कि आज से ये बेटी आपकी है और हमने आपके इस महल को सुरक्षा कवच से ढक दिया है। ध्यान रहे कि राजकुमारी सिंड्रेला महल से बाहर ना निकले, नहीं तो इसको खतरा हो सकता है। राजा हरीश बाल परी की बात मान लेते हैं और वो सिंड्रेला को अपना लेते हैं, जो बादलों की एक परी होती है, और अब वो पृथ्वीलोक की एक राजकुमारी बन गई थी और वो एक बहुत ही सुंदर, समझदार, ईमानदार और होशियार लड़की बन गई थी। सिंड्रेला अपने खुद के नए नए खेल बनाया करती थी और वो अपने दोस्तों के साथ महल के बगीचे में खेला करती थी। उन सभी दोस्तों में से सिंड्रेला का एक दोस्त भी था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन नौजवान लड़का था जो महल के बगीचे का ध्यान रखता था और वो एक माली का बेटा था। एक दिन राजकुमारी सिंड्रेला आर्यन के साथ खेल रही थी। आर्यन, देखो, राजकुमारी महल में फंसी हुई है और तुम्हें उसे बचाना होगा। नहीं, मैं राजकुमारी को नहीं बचाऊंगा। अगर मैं राजकुमारी की हमेशा सहायता करूंगा तो राजकुमारी मुझ पर निर्भर हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि राजकुमारी खुद ही मुसीबत का सामना करे। परंतु मेरे पिता ने तो कहा है कि राजकुमारी राजकुमारी को बचाता है। लेकिन मैं एक राजकुमार नहीं हूँ, मैं एक बगीचे के माली का बेटा हूँ और मुझे और भी ढेर सारे काम हैं। मुझे बगीचे में गुलाब के पौधे लगाने हैं। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि अगर मैं किसी मुसीबत में फंस गई तो तुम मुझे बचाने नहीं आओगे? ओ मिस ड्रामा क्वीन, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम अपना ध्यान रखा करो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि रात के समय छत पर मत जाया करो, और वो भी बिना शॉल के तुम जाती हो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें सर्दी कितनी जल्दी लग जाती है। चुप करो तुम और जाओ जाकर अपने गुलाब के पौधे लगाओ। इतना बातें करके आर्यन वहाँ से चला जाता है और राजकुमारी भी महल में वापस आ जाती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे और अब राजकुमारी एक बार फिर से शाम के समय छत पर जाती है। तभी राजकुमारी को मदद के लिए एक आवाज सुनाई देती है, कोई तो मुझे बचा लो, कितनी ठंड है, यहाँ मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो इस ठंड में जम ही जाऊंगी। क्या कोई है जो मुझ बुढ़िया की मदद कर सके? अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे पहरेदारों को बुलाना होगा। लगता है पहरेदारों के आने से पहले इस बुढ़िया को कुछ हो ना जाए। मुझे अभी बुढ़िया के पास जाना होगा। अब राजकुमारी सिंड्रेला अपने पिता की बातों का उल्लंघन करते हुए महल को पार कर लेती है और जंगल में चली जाती है।
सुबह हो जाती है। राजमहल में राजकुमारी किसी को कहीं नजर नहीं आती। तभी सैनिकों को राजकुमारी को ढूंढने के लिए भेजा जाता है, परंतु वो कहीं नहीं मिलती। और अब पूरे 2 दिन बीत गए थे और आखिर में अब महल में एक दस्तक होती है। बालपरी महल में प्रकट होती है। मैं सब जानती हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है। चुड़ैल माया ने सिंड्रेला को महल से बाहर बुलाने के लिए क्या क्या किया है। वो जानती थी कि सिंड्रेला बहुत दयालु है, इसलिए उसने मौके का फायदा उठाकर सिंड्रेला के आसपास कोई नहीं था, तब उसने सिंड्रेला को अपने पास बुलाया। और मैं जानती हूँ चुड़ैल माया से सिंड्रेला को किस तरह बचाना है। मेरे पास एक प्लान है। हमें राजकुमारी को बचाने के लिए कुछ राजकुमारों की आवश्यकता होगी। मैं उन्हें अपने जादू से रूप बदलने का वरदान दूंगी। राजकुमार की बहादुरी और मेरी वरदान से हम सिंड्रेला को बचा सकेंगे और उस दुष्ट चुड़ैल माया को हरा सकेंगे। और इस तरह ये ऐलान किया गया कि ताकतवर राजकुमारों को बुलाया जाए जो बहुत शक्तिशाली हो। तभी पड़ोस के राजा के राजकुमारों में से केवल 2 ही राजकुमार सामने आए। मुझे तुम दोनों राजकुमारों पर पूरा विश्वास है कि तुम दोनों मेरी बेटी को जरूर वापस लेकर आओगे। हाँ, हम राजकुमारी सिंड्रेला को जरूर वापस लेकर आएंगे, परंतु हमें बताया गया था कि हमें कोई वरदान मिलने वाला है। वो वरदान क्या है? तभी बालपरी दोनों राजकुमारों को बताती है कि वो उन्हें रूप बदलने का वरदान देगी जो राजकुमारी सिंड्रेला को बचाने में मददगार होगा। इसके बाद राजकुमार बालपरी के साथ राजकुमारी सिंड्रेला को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत दिनों तक वो जंगल में राजकुमारी को इधर उधर ढूंढते हैं और सफर करते हैं। कुछ दिनों बाद वो लोग चुड़ैल माया के महल के बाहर पहुंच जाते हैं। देखो राजकुमारों, अब हमारी मंजिल हमारे सामने है। अब मैं तुम्हें रूप बदलने का वरदान देती हूँ, तब तुम राजकुमारी को बचाकर लेकर आ सकते हो। और जैसे ही राजकुमारी सिंड्रेला तुम्हें छुएगी, तुम वापस अपने रूप में आ जाओगे। बालपरी दोनों राजकुमारों को पूरा प्लान समझा रही थी। तभी उन्हें महल में से कुछ आवाज आती है। तभी दुष्ट चुड़ैल माया जमीन पर गिरती है। आह! हेलो दोस्तों, तुम लोग मुझे छुड़ाने के लिए आए थे, पर लगता है तुम्हें बहुत देर हो गई है। इस चुड़ैल ने तो मुझे हल्के में ले लिया था। मुझे मेरे दोस्त आर्यन ने ये सिखाया था कि राजकुमारी को अपना बचाव खुद करना चाहिए, इसलिए मैंने हमेशा महल में रहकर तलवारबाजी सीखी। और देखो, आज वो हुनर मेरे काम आ गया। और देखो, मैंने दुष्ट चुड़ैल को हरा दिया। अब तुम लोग इस चुड़ैल को बंदी बना लो और इसे महल ले चलो। हम इसे कारावास की सजा देंगे। अरे वाह राजकुमारी, आप तो बहुत ही बहादुर हैं। हमने केवल आपके बारे में सुना ही था और आज देख भी लिया। आप एक राजकुमारी बनने की योग्य हैं। इसके बाद राजकुमारी दोनों राजकुमारों के साथ दुष्ट चुड़ैल को बांधकर महल में ले जाती है और राजा चुड़ैल को कारावास की सजा दे देते हैं। वाह राजकुमारी, आपके बारे में ये सारी बातें सुनकर तो आज मुझे अपने ऊपर गर्व हो रहा है। मुझे आपको अपनी बेटी कहते हुए नाज है। मैं जानता हूँ ये सब आर्यन की बदौलत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा और आर्यन का विवाह हो जाए। पिताजी, मुझे इस बारे में सोचना चाहिए कि मुझे एक ऐसे इंसान से शादी करनी चाहिए जिसे तलवार चलानी भी ना आती हो। राजकुमार आर्यन वहाँ पर खड़ा होता है और वो ये सब देखकर बहुत हंस रहा होता है। राजकुमार राजकुमारी से लड़ना नहीं चाहता था और वो वहाँ खड़ा हुआ मुस्कुराता रहता है। और उसके बाद राजकुमार आर्यन और राजकुमारी सिंड्रेला का विवाह हो जाता है और दोनों अपने प्रजा के साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्यामपुर गांव में मीना अपने पति अशोक और अपनी सास कमला के साथ रहती थी। अशोक गांव में ही मजदूरी किया करता था, जिससे उसका घर का खर्चा चलता था। मीना एक बहुत ही नेक और समझदार औरत थी। वो घर के सभी काम किया करती थी और अपनी सास और पति की सेवा किया करती थी। समय समय पर उन्हें स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाया करती थी। मीना अपने पति अशोक के साथ बहुत खुश थी, परंतु उसकी सास उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी। 2 वर्ष पहले की बात है, मीना और अशोक की लव मैरिज हुई थी, जिस कारण मीना की सास उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी। आए दिन मीना को तरह तरह के ताने दिया करती थी।
वो मीना के काम में कोई न कोई कमी निकालती ही रहती थी, लेकिन मीना सब सुनती रहती और वो अपनी सास को पलटकर एक जवाब भी नहीं देती। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन अशोक के काम पर चले जाने के बाद मीना अपनी सास को खाना खिला रही होती है। खाना खाते के साथ उसकी सास कहती है, अरे कितने वर्ष हो गए हैं तुझे, अभी तक खाना बनाना नहीं आया है? ये इतना बेस्वाद खाना बनाकर मेरे सामने रख दिया है। क्या हुआ माँ, खाना अच्छा नहीं है क्या? मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो मेरे बेटे ने मुझे तेरी जैसी बहू ला कर दी है। अगर मैं अपने लिए बहू ढूंढती तो लाखों में एक लेकर आती, और तुझे तो खाना भी बनाना नहीं आता है। ये कहते कहते कमला खाना छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कमला मीना को आए दिन कोई न कोई ताना देती ही रहती थी। अशोक मजदूरी करने के बाद घर पर राशन पानी लाया करता था। काम पर से थका हारा अशोक घर वापस आता तो उसकी माँ कमला उससे उसकी पत्नी की बुराइयां किया करती। बेटा, तू तो घर से बाहर सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है, तुझे क्या पता तेरी पत्नी मुझे 2 वक्त का खाना भी नहीं देती है। अरे माँ, आप क्यों गुस्सा हो रही हो? मैं उसे समझा दूंगा, आप चिंता ना कीजिए। आगे से वह तुम्हारा मनपसंद खाना ही बनाया करेगी। अशोक कभी अपनी माँ के आगे नहीं बोला करता था। वो अपनी माँ की बहुत इज्जत करता था, परंतु कमला मीना के पीछे ही पड़ी रहती थी और उसे जली खरी खोटी सुनाती ही रहती थी। एक दिन अशोक मजदूरी करके घर वापस आ रहा होता है, तभी उसका एक ऑटो से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसे बहुत सारी चोट आ जाती है। गांव के कुछ लोग अशोक को उठाकर अस्पताल ले जाते हैं और उसके घर पर सारी खबर देते हैं। अशोक को काफी चोट आने के कारण और बहुत खून बह जाने के कारण अशोक को बहुत कमजोरी हो जाती है। डॉक्टर मीना और उसकी माँ को समझाती है, देखिए इनकी हालत में सुधार के लिए काफी समय लगेगा, क्योंकि इन्हें काफी सारी चोटें आई हैं, जिसके कारण कुछ दिनों तक बेड रेस्ट करेंगे। अगर इन्होंने आराम नहीं किया तो ये शायद जीवन भर ना चल सके। जी डॉक्टर साहब, अब चिंता ना करें, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी। मीना अशोक को लेकर घर आ जाती है। अब मीना के ऊपर बहुत सारा काम आ जाता है। अब उसे घर के साथ साथ अशोक का भी ध्यान रखना होता है। अशोक के सारे काम अब मीना को ही करने होते थे। अशोक के इलाज पर सारा पैसा खत्म हो गया था जो मीना ने जोड़ कर रखा था। मीना के घर पर राशन भी खत्म हो गया था। मीना को बहुत चिंता होने लगी थी कि अब राशन कहाँ से आएगा, और उसकी सास भी उसे ताने मारती रहती थी। अरे मनहूस, मेरे बेटे को तो तूने खाट पर लिटा दिया है, अब क्या मुझे भी स्वर्ग भेजकर मानेगी? तू तो जवान है, कुछ काम नहीं कर सकती क्या? इतना कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। मीना अपने सास की बातें सुनकर बहुत दुखी होती है। मीना को कोई काम नहीं आता था जिससे वो कुछ पैसे कमा सके। हे भगवान, ये तुम मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है? अब तू ही बता, मैं अपने घर को संभालूं या कमाने के लिए बाहर जाऊं? मैंने तो कभी कोई काम नहीं किया है। भगवान, आप ही अब मेरी मदद कीजिए। मीना स्वभाव की बहुत अच्छी थी, इसलिए आसपास के पड़ोसी मीना की मदद करते थे और उसे खाने के लिए कुछ राशन पानी दे दिया करते थे। मीना बहुत चिंता में रहने लगी थी। एक दिन मीना घर के बाहर बैठी होती है, तभी वहाँ पर एक बूढ़ी दादी आती है। बेटी, क्या तू इस बूढ़ी अम्मा को खाने के लिए कुछ दे सकती है? बहुत भूख लगी है। मीना सोच में पड़ जाती है कि उसके पास तो खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं, ऐसे में वो बूढ़ी अम्मा को क्या खिलाए। लेकिन मीना स्वभाव की बहुत अच्छी थी, इसलिए वो घर में रखा हुआ अपने हिस्से का भोजन बूढ़ी दादी को दे देती है। आप यहाँ बैठिए बूढ़ी अम्मा, मैं आपके लिए अभी खाना लेकर आती हूँ। मेरे पास जो भी रूखा सूखा है वही खा लीजिए। इतना कहकर मीना घर में बचा हुआ खाना बर्तन में रखकर बूढ़ी अम्मा के आगे रख देती है। बेटी, तुम मुझे कुछ उदास नजर आ रही हो, क्या मैं जान सकती हूँ तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है? कुछ नहीं दादी माँ। परंतु दादी माँ के बार बार पूछने के बाद मीना अपनी सारी परेशानियाँ बूढ़ी दादी को बता देती है। मैं जानती हूँ कि तुम किस परेशानी में हो। इतनी परेशानी में होने के बाद भी तुमने मुझे भोजन कराया है। तुम एक बहुत ही नेक औरत हो, इसलिए मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूँ। आखिर आप मेरी मदद कैसे करेंगी? बूढ़ी दादी अपने जादू से एक मशीन मीना को देती है
और कहती है, देखो बेटी, इस मशीन में जादू है जो तुम्हारी मदद करेगी। तुम इसे हमेशा अपने पास रखना। तुम्हें जो भी सिलना आता है तुम इससे सिलना। अम्मा, मुझे तो केवल बच्चों के कपड़े सिलने आते हैं, परंतु मैं घर से बाहर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मुझे अपने पति का भी ध्यान रखना होता है। हाँ बेटी, मैं सब समझती हूँ, तभी तो मैंने तुम्हें ये सिलाई मशीन दी है। ये जादुई सिलाई मशीन है। ये तुम्हारी मुश्किल आसान कर देगी। तुम घर पर बैठकर ही बच्चों के कपड़े सिला करना। देखना, तुम्हें इस काम में बहुत जल्द सफलता मिल जाएगी और पैसा भी मिलेगा, जिससे तुम्हारी सारी परेशानियाँ धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी सास भी तुम पर नाराज नहीं होगी। इस मशीन से कोई भी कपड़ा खराब नहीं होगा। तुम जो भी बनाओगी वो बहुत अच्छा बनेगा। आपकी बहुत बहुत कृपा अम्मा, आपने मेरी इतनी परेशानी में मेरी सहायता की। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। अब तुम अपना काम शुरू करो। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। मीना वो सिलाई मशीन लेकर अपना काम शुरू कर देती है। अगले ही दिन से मीना छोटे बच्चों के कपड़े सिलने लगती है। आस पड़ोस में कुछ घरों में मीना के सिले हुए कपड़े सभी को पसंद आने लगती हैं। अरे बहन, तुमने जो मेरे लिए लहंगा बनाया था वो मेरी सभी सहेलियों को पसंद आया है। वो सब भी तुमसे लहंगा सिलवाना चाहती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उन्हें तुम मेरे घर ले आना। इस तरह धीरे धीरे गांव में सभी को मीना का काम पसंद आने लगता है और मीना के घर पर कस्टमर्स की लाइन लग जाती है। अब राधा की लाइन पटरी पर आ गई थी। अब वो अपने पति की सेवा करती और बचे हुए समय में सिलाई करती। इस तरह काम चलने के बाद मीना के घर में बहुत पैसे आने लगते हैं और देखते ही देखते अशोक की तबीयत भी ठीक हो जाती है। मीना अपने कमाए हुए पैसों से अपने पति के लिए दवाइयाँ, घर का राशन पानी और अपनी सास के लिए भी सामान लाया करती थी। ये सब देख उसकी सास को अब बहुत अच्छा लगता था। एक दिन अशोक मीना से कहता है, मीना, अब मेरी तबीयत काफी ठीक हो गई है। अब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुमने मेरी मुश्किलों समय में मेरी इतना सेवा की है और मेरी माँ का भी ध्यान रखा है। साथ ही साथ तुमने अपना काम भी किया है। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये सारी बातें सुनकर मीना की सास को भी बुरा लगता है और वो बोलती है, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें तरह तरह के ताने दिए और हर काम करने के बाद भी उसमें नुक्स निकाला। आज तुम्हारी ही बदौलत मेरा बेटा ठीक हो गया है और हमारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अरे माँ जी, आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? ये मेरा ही घर है और आप लोग मेरे अपने हैं। मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस घर का और आप सभी का पूरा ध्यान रखूं और मैंने ऐसा ही किया। अब बस आप दोनों का आशीर्वाद मुझ पर इसी तरह से बना रहे। इसके बाद मीना अपने पति अशोक के साथ और अपनी सास के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।